हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर स्टडी 0.00। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेमेस्टर एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको ओनली यूनिट नंबर थर्ड के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इनमें से आपको जितने भी क्वेश्चंस वीडियो में कराए हैं उनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे यूनिट नंबर थर्ड से। बाकी के यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, फोर और फाइव के मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। पहले आप इस लेक्चर को देख लेना, बाद में उनके क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। मैं जिस हिसाब से वीडियो में क्वेश्चंस कराता हूँ उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे इस बार। सभी सब्जेक्ट की, पीसीएम की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सभी की मैं हर चैप्टर के से 4-5 मोस्ट क्वेश्चंस लूंगा जिनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस विश्वास रखना, मैं पढ़ा रहा हूँ इस हिसाब से आप कंटिन्यू पढ़ते जाना बस, और सभी क्वेश्चंस की अच्छे से लर्निंग करना। तो देखिए लिखवा रहा है, नामकरण लिखिए। तो देखिए फर्स्ट में है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि नामकरण के रूल्स याद होने चाहिए। तो नामकरण के कुछ रूल्स हैं कि सबसे पहले यौगिकों का नाम लिखते समय सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, और यदि एक से अधिक लिगेंड हैं तो उनको वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। फिर अंत में केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। किसके साथ? ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। और अंत में ऋणायन का नाम लिखते हैं। ये कुछ रूल्स हैं यौगिकों का नामकरण लिखते समय सबसे पहले आपको रूल्स याद होने चाहिए कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का, उसके बाद में लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, और यदि एक से अधिक लिगेंड हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं, और वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं, और अंत में केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। किसके साथ लिखते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। वैसे ये टॉपिक आप 12th क्लास में पढ़ के आए, जो ये चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड है भैया। अगर किसी सेक्शन में कोई और यूनिट आ रही हो तो बता देना कमेंट में। यूनिट नंबर थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखिए निम्न यौगिकों का नामकरण लिखिए। फर्स्ट देखिए इसमें फर्स्ट का नामकरण लिखिए NH3 6Cl3। सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा धनायन, ये हो जाएगा माइनस ऋणायन, यानी कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, और धनायन में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। तो इसमें लिगेंड क्या है? NH3। तो हेक्सा 6 ना, तो क्या आ जाएगा? हेक्सा एमीन। ये ध्यान रखना, आप स्मॉल लेटर से लिखना, स्टार्टिंग से ही स्मॉल लेटर से लिखना। हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। फिर सबसे पहले आपने किसका नाम लिखा? लिगेंड का। लिगेंड का नाम लिख दिया, फिर आप केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। अब ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालना जानते हैं, और वैसे मैं निकाल कर बताता हूँ किस प्रकार निकालनी है। आपको कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो X क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। फिर NH3 कितने? 6। NH3 का आवेश कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। बराबर में क्या आ जाएगा? -3 है ना, Cl3 प्लस आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा? 3। तो X बराबर कितना आ जाएगा? 3। इस प्रकार आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। और अब ध्यान रखना, यहाँ से कोबाल्ट की कितनी आएगी? हमेशा 3 आएगी। रोमन संख्या में लिखना है हेक्सा एमीन कोबाल्ट। फिर आपको किसका नाम लिखना है? ऋणायन का नाम लिखना है। ऋणायन क्या है? क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड। ये हो गया इसका फर्स्ट का। अब देखिए आप सेकंड देखिए, इस तरह से आपको नामकरण लिखना है भैया। कोई भी यौगिक आ जाए आपको सिर्फ रूल याद होने चाहिए। सेकंड देखिए
ये ध्यान रखना, यदि किसी संकुल यौगिक में ऋणायन आ जाता है, यदि किसी संकुल यौगिक पर ऋणावेश आ जाता है तो आपको जो केंद्रीय धातु है उसके अंत में 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8 लगाना है। ये इसमें ध्यान रखना, यदि किसी संकुल यौगिक पर ऋणायन आ जाता है तो केंद्रीय धातु के अंत में आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है। अब इसमें देखिए, ये सबसे पहले हम नाम लिखते समय धनायन का नाम लिखते हैं, बाद में ऋणायन का, तो ये धनायन हो जाएगा और ये ऋणायन। तो इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम। फिर आपको थोड़ा स्पेस देना है, फिर आप किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। हेक्सा साइनो फेरेट। क्या आ जाएगा? फेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट। 8 क्यों आएगा? संकुल आयन के ऊपर क्या आ रहा है? ऋणावेश आ रहा है। अब आपको क्या लिखनी है? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप निकाल लीजिए x, x मान लेंगे -6 हो जाएगी 1 cm पर, मतलब -1, तो 6 का हो जाएगा -6 बराबर में के -4 ऊपर आएगा, प्लस आ जाएगा तो बराबर आ जाएगा, सॉरी ये -4 आएगा क्योंकि संकुल पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। पॉजिटिव है, एक के प्लस एक पोटेशियम की कितनी होगी? +1। अब यदि इसको अलग अलग करके लिख दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 4। इस पर आ जाएगा -4, यानी कि बराबर में -4, x बराबर -4 प्लस में 6 बराबर कितनी आ जाएगी? 2। तो ये इस प्रकार हम इसका नाम लिख सकते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। थर्ड देखिए, देखिए सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हेक्सासाइनो साइनो हेक्सासाइनो, फिर आपको केंद्रीय धातु का नाम लिखना है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ। साइनो माइनस आ रहा है, संकुल आयन पर माइनस आवेश आ रहा है तो 8 लग जाएगा भैया। क्या लग जाएगा? 8 लग जाएगा, कोबाल्ट 8। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम निकाल चुके हैं, 3 आएगी। कितनी आएगी? 3। और आप निकाल कर देखना, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। और इसके अंत में आप आयन भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। इस प्रकार आप इसका नाम लिख सकते हैं। नंबर 4 देखिए, NH4 3 क्रोमियम HCN6। देखिए ये पॉजिटिव है, ऋणायन, और एक धनायन, धनायन ऋणायन। तो सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है, तो ये क्या होता है? अमोनियम। अमोनियम, अमोनियम ये ध्यान रखना, आपको इसमें ट्राई कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ नाम लिखना है, इसकी संख्या के साथ आपको नहीं लिखना है। फिर आपको किसका नाम लिखना है? लिगेंड का नाम लिखना है, स्पेस देना है हल्का सा। हेक्सा हेक्सा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो क्रोमेट। क्या आ जाएगा? क्रोमेट। क्या आ जाएगा? क्रोमेट। क्या आ जाएगा? क्रोमेट। और इसकी आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेना, x -6 बराबर में -3 आएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसका नाम लिख सकते हैं। लास्ट और रहेगा एक और, देख लीजिए।
NH4 3 सॉरी हाँ सही है, नंबर 5 है ना। NH3 H2O Cl3। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड आपको इसमें 2 लिख रहे होंगे, तो आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, वैसे इसमें ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम, फिर क्या आ जाएगा क्रोमियम, और जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो 3 आएगी, आप निकाल कर देख लेना। X इसका क्या हो जाएगा 0 दोनों का, क्योंकि इन पर आवेश कितना होता है 0, बराबर में क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 आ जाएगी। और क्रोमियम और क्या आ जाएगा क्लोराइड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, टर्म टेस्ट के लिए भी मोस्ट है और सेमेस्टर एग्जाम में तो अवश्य आएगा कि निम्न यौगिकों का नामकरण लिखिए। इस प्रकार आपको नामकरण लिखना है। सबसे पहले आपको रूल्स याद होने चाहिए। वैसे तो आप 12th क्लास में खूब अच्छे से पढ़कर आए हैं टॉपिक, यूनिट नंबर जो 3rd है उसमें कुछ नहीं है, आपने 12th क्लास में सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है। तो आपको नामकरण के रूल्स याद होने चाहिए और थोड़ा सा आपको पैटर्न पर ध्यान देना, लिगेंड्स वगैरह का किस प्रकार आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला। आपसे सूत्र लिखवा सकता है, सूत्र लिखना। इस टाइप के 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपको यौगिक दे देगा, उसका आपसे नामकरण लिखवा लेगा, क्या आप पूछ लेगा आपसे उसका नामकरण पूछ लेगा, या आपसे उसका नाम दिया होगा आपको और उसका आपको संकुल यौगिक बनवा सकता है, यानी कि उसका सूत्र लिखवा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको संकुल यौगिक बनाना सिखा दिया, किस प्रकार से लिखना। अब इस नाम लिखना सिखा दिया। अब इसमें आपको संकुल यौगिक किस प्रकार बनाना है वो इस टाइप से लिखना है। संकुल आए तो देखिए इसमें भी कुछ रूल्स हैं, उनको आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं धनायन का, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। सरल धनायन व ऋणायन का नाम सरल लवण की तरह लिखते हैं। किसकी तरह लिखते हैं, सरल धनायन व ऋणायन का नाम सरल लवण की तरह लिखते हैं। 2 रूल्स हो गए। थर्ड ये है कि जो संकुल आयन है ना उसका सूत्र लिखते समय सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। संकुल आयन का सूत्र लिखते समय सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। और समस्त संकुल आयन है उसको एक कोष्टक में लिखते हैं। और रूल क्या है कि जो संकुल आयन है ना उसको किस में लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। और लास्ट ये है कि संकुल आयन पर आवेश की गणना करने के लिए, संकुल आयन पर जो आवेश है उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी, उसकी गणना करने के लिए हम आपको केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर करते हैं। किस पर करते हैं, लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, संकुल आयन का सूत्र लिखते समय सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। सरल धनायन व ऋणायन का नाम सरल लवण की तरह लिखते हैं। किसकी तरह लिखते हैं, सरल लवण की तरह लिखते हैं। थर्ड यह है कि संकुल आयन का सूत्र लिखते समय सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। और यह है कि समस्त संकुल आयन का एक वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाता है। और लास्ट ये है कि संकुल आयन पर आवेश की गणना करने के लिए केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर गणना करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट देखिए, आपको रीडिंग लगाइए, टेट्राएमीन एक्वा ब्रोमो क्रोमियम। टेट्राएमीन
एक्वा ब्रोमो क्रोमियम। तो सबसे पहले आप इसमें धनायन वाले भाग में देखिए आप किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट है भैया NH3 यानी कि कितना दे रखा है, टेट्रा, फिर एक्वा H2O, क्या आ जाएगा H2O, ब्रोमो, क्या आ जाएगा ब्रोमो, और आपको क्रोमियम यानी कि केंद्रीय धातु दे रखा है। इस प्रकार इसको एक वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर, ये तो थोड़ा नॉर्मल सा है, इस पर कोई आवेश का नहीं है। तो देखिए सेकंड, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। सेकंड देखिए पोटेशियम हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट। तो सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, धनायन का नाम लिखना है। यहाँ आपको स्पेस नजर आ जाएगा, थोड़ा सा मैंने हल्का सा ढंग से नहीं लिखा। पोटेशियम, अब इस कितना है इसकी गणना बाद में करना। पोटेशियम हेक्साफ्लोरो यानी कि F6, कोबाल्ट, क्या आ जाएगा कोबाल्ट, 8 लग रहा है यानी कि संकुल आयन पर माइनस आवेश है। कोबाल्ट अब आपको संकुल आयन पर, अब क्या रहेगा, ऐसे संकुल आयन पर उपस्थित आवेश की गणना करनी है। और आवेश की गणना हम किस प्रकार करेंगे, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था व लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर। तो देखिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर इसकी आपको कितनी दे रखी है ऑक्सीकरण अवस्था 3 प्लस 3 आएगी ना, F6 -6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -6, यानी कि x बराबर आ जाएगा -3। इस पर कितना चार्ज आएगा -3, कितना आ जाएगा संकुल आयन पर -3। इसको इस प्रकार लिख देंगे K3। इस प्रकार आप नाम लिख सकते हैं, यानी कि सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। यदि आपको नाम दे रखा हो तो आप सूत्र इस प्रकार लिख सकते हैं, और यदि आपको सूत्र दे रखा हो तो नाम किस प्रकार लिखना है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुके थे। ये 2 क्वेश्चन हो गए नामकरण से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बर्नर सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्नर सिद्धांत को समझाइए और वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टर्म टेस्ट और सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए। यूनिट नंबर 3 से ये क्वेश्चन लगभग हर बार आता है एग्जाम में, भैया सेमेस्टर एग्जाम में और टर्म टेस्ट में था ही। तो देखिए वर्नर सिद्धांत को समझाइए व इस वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। फिर इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझिए, फिर आप इसका एग्जांपल के द्वारा इसको अच्छे से समझना, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वर्नर सिद्धांत क्या होता है। सर्वप्रथम वर्नर ने संकुल यौगिकों के बारे में बताया। सर्वप्रथम जो वर्नर सिद्धांत है, वर्नर नामक वैज्ञानिक है, उसने संकुल यौगिकों के बारे में बताया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत कहते हैं, वर्नर थ्योरी। उपसंयोजक यौगिकों को समझाने के लिए वर्नर ने निम्न अवधारणाएं बताई। जो उपसंयोजक यौगिक हैं उनको समझाने के लिए वर्नर ने निम्न अवधारणाएं बताई। धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, जो धातु आयन होता है वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता, एक सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। संयोजकता ऋणात्मक आयनों द्वारा क्या होती है, संतुष्ट होती है, जैसे एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन और आदि। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायनों को, जो प्राथमिक संयोजकता से जो जुड़े ऋणायनों को उपसंयोजन से जुड़े ऋणायनों को उपसंयोजन यौगिकों को में कोष्ठक के बाहर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, कोष्ठक के बाहर रखा जाता है। इससे आप थोड़ा ध्यान रखना, जो धातु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, ऑक्सीकरण अवस्था को। प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है।
और जो इसमें ऑर्थोटिकल पार्ट है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा आप लिख लेना। द्वितीयक संयोजकता, जो द्वितीयक संयोजकता होती है वे धातु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। द्वितीयक संयोजकता किसको प्रदर्शित करती है? समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। ये संयोजकता धात्विक आयन, ऋणात्मक आयन और उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा संतुष्ट होती है? धात्विक आयन, ऋणात्मक आयन और उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट होती है। इन्हें लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें लिगेंड्स कहते हैं। ध्यान रखना कि द्वितीयक संयोजकता, धातु की द्वितीयक संयोजकता उसकी क्या होती है? जो धातु की जो द्वितीयक संयोजकता होती है ना भैया, वो उसकी समन्वय संख्या होती है। क्या होती है? समन्वय संख्या होती है। ये संयोजकता धात्विक आयन, ऋणात्मक आयन और उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट होती है, जिन्हें लिगेंड्स कहते हैं। यहाँ तक आपको थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर और ध्यान रखना कि प्रत्येक धातु में प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने की क्या होती है भैया? प्रवृत्ति होती है। जो प्रत्येक धातु होता है ना उसमें प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। आप इसके एग्जांपल्स देखिए, जिसमें आपसे डायरेक्ट एग्जांपल पूछ सकता है, लेकिन आप इसको पूरे को डिटेल से अच्छे से लिखें तो बेटर रहेगा। इसका प्रायोगिक सत्यापन देखना वैसे बहुत आसान है, शायद आपने ये 12th क्लास में पढ़ा है। वैसे यूनिट नंबर 3 में कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना। वैसे मुझे अनुमान है जैसा कि लगभग सभी सेक्शन में टर्म टेस्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यूनिट 3 ही आ रही है। लगभग सभी में यूनिट 3 ही है, कंफर्म है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यूनिट नंबर 3 ही है। एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्ट NH3 6Cl3, CONH3Cl3। वैसे ये टॉपिक भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है, आपको लगेगा कि आपने पढ़ा है या नहीं। देखिए कोबाल्ट NH3 6NH3, कितने NH3 हैं? वैसे ये प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, ये लिगेंड है और ये केंद्रीय धातु। क्या भैया? केंद्रीय धातु। क्या है? केंद्रीय धातु। NH3, इस कोबाल्ट से कितने NH3 जुड़े हुए हैं? 6। और Cl3 जुड़े हैं 3। अब यहां देखना एग्जाम्पल है CONH3 6Cl3। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे तो देखना, जो Cl3 है ना प्राइमरी वैलेंसी, इसमें प्राइमरी जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट की वे कितनी है? 3 है। प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 3 है। प्राथमिक संयोजकता को कौन प्रदर्शित कर रहा है? Cl। प्राथमिक संयोजकता को कौन प्रदर्शित कर रहा है? Cl। वो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट की वो कितनी है भैया? 6। प्राथमिक संयोजकता को हम बिंदुवार रेखा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और द्वितीयक संयोजकता को एक मोटी लाइन द्वारा व्यक्त करते हैं। ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल था। एक एग्जांपल और देखिए,
इसमें देखिए कोबाल्ट से कितने NH3 जुड़े हैं, 4, NH3 और एक NH3 भैया। देखिए इसमें जो प्राथमिक संयोजकता है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट की वो कितनी है, और कोबाल्ट की वो है भैया 3। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है कोबाल्ट की, 3। दो तो ये Cl माइनस आयन और एक Cl माइनस आयन, ये तो प्राथमिक संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। और सेकेंडरी वैलेंसी है ना भैया, और कोबाल्ट कितनी है, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा कर दिया, ये 2 ही आएगा भैया और ये 1 ही रहेगा। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है था 3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6। अब यहाँ से देखिए जो द्वितीयक संयोजकता को और NH3 व 2Cl माइनस जो आयन है ना, 2Cl माइनस आयन द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। 4NH3 व 2Cl माइनस आयन द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 और सेकेंडरी वैलेंसी है 6। 4NH3 व 2Cl माइनस आयन द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक चीज नोट करने लायक है कि जो 2Cl माइनस आयन है ना, 2Cl माइनस आयन प्राथमिक व द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं, दोनों संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। 2Cl माइनस आयन इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आप एग्जांपल के द्वारा समझा सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6 और सेकेंडरी वैलेंसी जो 6 है उसमें 4NH3 2Cl माइनस आयन द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि। और ये ध्यान रखना, इसमें एक नोट है करने लायक है कि 2Cl माइनस आयन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। आपको ये देखकर नजर ध्यान आ रहा होगा कि ये टॉपिक आपने 12th क्लास में पढ़ा है, वर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। अब देखिए ये तो है वर्नर सिद्धांत। अब देखिए आप वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन आप किस प्रकार करते हैं, वही आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार किया जाता है। वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन, वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। एग्जाम्पल देखिए, अभी जो एग्जाम्पल लिया उसके द्वारा आप देखिए CONH3 6Cl3। इससे देखिए आप इस किसी वॉइस प्रॉब्लम आ रही होगी भैया, आपको साइड वाले ने मोबाइल। CONH3 देखना, CONH3
अब इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी है 3 और द्वितीयक संयोजकता कितनी है 6। अब यहाँ से एक एग्जांपल और देखिए, इससे आपकी प्राथमिक संयोजकता कितनी है 3 और द्वितीयक संयोजकता 6। यदि CONH3 5Cl Cl2 अब देखिए यहाँ से एक NH3 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एक NH3 यानी कि कम हो जाएगा, एक NH3 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और एक Cl पर क्या आ जाएगी मोटी लाइन आ जाएगी। अब इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी है वही 3 है और द्वितीयक संयोजकता भी कितनी है 6 है। द्वितीयक संयोजकता कितनी है 6 है, लेकिन एक Cl माइनस जो आयन है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को क्या करता है प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार एग्जांपल देखिए, इसमें एक NH3 और कम हो जाएगा और एक Cl माइनस पर फिर से इसकी प्राथमिक संयोजकता वही 3 द्वितीयक संयोजकता 6, लेकिन दो Cl माइनस आयन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। दो Cl माइनस आयन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। ये वर्नर सिद्धांत ने समझाया, भैया वर्नर ने जो प्रायोगिक सत्यापन किया उसके द्वारा समझाया। CONH3 Cl3। अब यहाँ से देखिए एक NH3 और क्या कर देते हैं हम कम कर देते हैं एक Cl पर, फिर मोटी लाइन आ जाएगी, यानी कि इसकी प्राथमिक संयोजकता नहीं है, इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 है, प्राथमिक संयोजकता कितनी है 3 है और द्वितीयक संयोजकता कितनी है 6 और 3 Cl माइनस आयन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। और देखिए आपको इस प्रकार से इसको और क्लियर करना है कि जो वर्नर सिद्धांत था उसने जो प्रायोगिक सत्यापन किया था, यदि आप इसकी क्रिया AgNO3 के साथ करा दें, किसके साथ करा दें AgNO3 के साथ करा दें, तो एक वाइट PPP बनेगा। AgNO3 के साथ करा दें, किसके साथ AgNO3 के साथ, तो देखिए यहां से जो AgNO3 है यहाँ से Ag3Cl माइनस आयन को अलग कर देगा, यानी कि 3AgCl और यहाँ से 2AgCl और यहाँ से AgCl और यहाँ कोई भी आयन नहीं अलग करेगा। तो बर्नर सिद्धांत से ये निकलता है कि जो AgNO3 है ना उसमें Ag जो आयन है वो Cl माइनस Ag जो धातु है उस Cl माइनस आयन की प्राथमिक भार वाली जो संयोजकता है उसको ये अलग करता है, यानी कि द्वितीयक संयोजकता को अलग नहीं करता है। किसको अलग नहीं करता है द्वितीयक संयोजकता को अलग नहीं करता है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि भाई PPP बना है या नहीं, उसके लिए एक टॉपिक और है इसमें, उससे आपको अच्छा सा क्लियर हो जाएगा वैद्युत चालकता, उसको और देखिए एक टॉपिक है इसमें वैद्युत चालकता, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कौन सा टॉपिक है इसी में वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता वो एग्जाम Cl2 CONH3 Cl3 बराबर, यहां से देखना CONH3 प्लस 3Cl माइनस आयन प्लस 3Cl माइनस आयन प्लस 3Cl माइनस आयन, और इसको किस प्रकार लिख सकते हैं CONH3 6
NH3 5 प्लस 2Cl माइनस आयन CONH3 Cl2 प्लस में Cl माइनस आयन CONH3 Cl3 और कोई Cl माइनस आयन नहीं है। अब यहाँ से देखना, जो इसको पूरे को एक आयन मान लिया जाए, पूरे को क्या मान लिया जाए, एक आयन, और ये 3 आयन, यानी कि टोटल क्या हो जाएंगे 4 आयन। इसमें कितने हो जाएंगे 3 2 2 2 और इसमें एक आयन, क्या हो जाएगा एक आयन। अब जो वैद्युत चालकता का जो हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं उसको लिख देता हूँ, उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो देखना, देखिए जो हमने एग्जांपल्स बताए थे उनके बेस पर है। उपरोक्त सारणी में आपने देखा होगा कि ऊपर से जो नीचे जाने पर मोलर चालकता में हुई कमी विलयन में आयनों की संख्या में हुई कमी को बताती है। आपने जो 3-4 एग्जांपल देखे ना, उनमें आपको देखा कि आपने जो ऊपर से नीचे जाने पर जो मोलर चालकता में जो कमी हो रही थी, वो विलयन में आयनों में हुई कमी को बताती थी। जैसे 4 से फिर 3, 3 से 2 से फिर 1, इस प्रकार क्या हो रही थी, जो आयनों में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। जो मोलर चालकता में हुई कमी आयनों में कमी को क्या कर रही, बता रही थी। अर्थात किसी विलयन में मोलर चालकता जितनी अधिक होती है, उसमें आयनों की संख्या उतनी अधिक होती है। बिल्कुल राइट। अर्थात किसी विलयन में मोलर चालकता जितनी अधिक होती है, कितनी अधिक होती है, जितनी मोलर चालकता जितनी अधिक होगी, उसमें आयनों की संख्या भी उतनी अधिक होगी। ये भैया बर्नर सिद्धांत था, तो इसका प्रायोगिक सत्यापन था। पूरा क्वेश्चन था, जो भी बर्नर सिद्धांत पर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसका न्यूमेरिकल सब करा दिया भैया। ये बर्नर सिद्धांत है और उसका प्रायोगिक सत्यापन। इसी प्रकार से आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको इसी प्रकार अच्छे से ड्राइव करके लिखना है भैया। ये नहीं कि आप थ्योरेटिकल पार्ट लिखाए और कुछ ऐसा, बल्कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखना है, अच्छे से उसको समझाना है और उसके एग्जाम्पल भी देने हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कीलेट किसे कहते हैं? कीलेट किसे कहते हैं? जब कोई बहुधातुक लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बनाता है। जब कोई बहुधातुक लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बनाता है, तो एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। इन चक्रीय संरचनाओं को क्या कहा जाता है? कीलेट कहा जाता है। तथा इस तरह वलय संरचना का बनना क्या कहलाता है? कीलेटीकरण कहलाता है। इस प्रकार बनी वलय संरचना को कीलेट वलय कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? कीलेट वलय कहा जाता है। ये कीलेट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है और एग्जांपल है। एक इसमें आपसे एक और है कि कीलेट के उपयोग लिखिए। वैसे टर्म टेस्ट में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो पूछ है। आप तो टर्म के लिए तो कीलेट की डेफिनेशन ही काफी है कि जब कोई बहुधातुक लिगैंड किसी धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बनाता है, तो एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। इन चक्रीय संरचना को कीलेट कहा जाता है। इस तरह वलय संरचना का बनना कीलेटीकरण कहलाता है। वैसे टर्म टेस्ट के लिए मोस्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही है, जबकि इनमें आपको नामकरण लिखवा रहा है और एक में संकुल आयन का जो सूत्र बनवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समयावता किसे कहते हैं? निम्न समयावताओं को समझाइए। समयावता किसे कहते हैं? आपको समयावता की डेफिनेशन देनी है। और निम्न समयावता देखिए, आयनीकरण समयावता, हाइड्रेट समयावता, उत्तरविम समयावता, इन सभी को आपको क्या करना है? समझाना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये यूनिट नंबर 3 के हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सेमेस्टर एग्जाम में, विश्वास रखना 100% इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी की यूनिट के मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, आप इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करना। वैसे 1 से लेकर 4 के आंसर मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बुक से देख लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके नोट्स डालूंगा, तब इसके भी नोट्स डाल दूंगा इस क्वेश्चन के।
तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप कंटिन्यू देखते जाइए। अब सभी लेक्चर की, सभी चैप्टर की, पीसीएम के कंटिन्यू वीडियो डालती जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की।